क्लास 10th इकोनॉमी NCERT नोट्स। आर्थिक विकास की समझ। विकास आर्थिक विकास को आय के माध्यम से मापा जा सकता है। लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास हो सकता है, दूसरे के लिए विनाश हो। विकास के लक्ष्य। लोग आय ज़्यादा चाहते हैं। बारी स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान, भेदभाव से मुक्ति, अभौतिक वस्तुओं का होना भी जरूरी। अक्सर लोग विकास के लिए मिले जुले लक्ष्य तलाशते हैं। यही कारण है कि ये लक्ष्य बेहतर आय के अलावा जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास। यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो लोगों की धारणा भी भिन्न होगी। राष्ट्रीय विकास को लेकर ये धारणाएं भिन्न होने के साथ विरोधी भी हो सकती हैं। ऐसा होने पर विकास के तरीकों में भी भिन्नता होगी। विकास की स्थिति जानने के लिए तुलना एक महत्वपूर्ण आयाम है। अब यह तुलना राज्यों, देश की अन्य देशों या किन्हीं भी दो लोगों, स्थिति, देश आदि में हो सकती है। सक्षमता को जानने व समझने की दृष्टि से दो देशों के बीच तुलना उनकी आय के आधार पर होगी। अधिक आय वाला देश विकसित अर्थ सभी मानवीय आवश्यक वस्तुओं का अधिक होना। हालांकि आय को अपने आप में विकास का एक बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। किसी देश की आय ही उसके निवासियों की आय होती है व इन्हीं से उस देश की कुल आय ज्ञात की जाती है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर दें तो औसत या प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या बराबर औसत प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक के अनुसार इस मापदंड का प्रयोग देशों के वर्गीकरण में किया गया। समृद्ध विकसित देश 2013 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,736 प्रति वर्ष या अधिक थी। निम्न आय वाले देश प्रति व्यक्ति आय $1,045 प्रति वर्ष या उससे कम 2013 में। मध्य विकसित देश 2013 में प्रति व्यक्ति आय $1,570 प्रति वर्ष थी। भारत शामिल है इसमें। BMI पोषण विज्ञान या शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। व्यक्ति अल्प पोषित है या नहीं, इसकी गणना की जाती है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक। प्रकाशन UNDP द्वारा। शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति व प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देशों में विकास की तुलना करती है।
नवीनीकरणीय साधन पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। एग्जाम्पल के लिए भूमिगत जल। गैर नवीनीकरणीय साधन वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि धरती पर इनका एक निश्चित भंडार है। नए स्रोत मिलने से इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक आदि सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। खेती, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग, प्रत्यक्ष उपयोग की गतिविधि। प्राथमिक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन, कृषि, सहायक क्षेत्र सभी प्राकृतिक उत्पाद, कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनों से प्राप्त। द्वितीयक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का रूप परिवर्तन, विनिर्माण प्रणाली द्वारा वस्तुएं निर्मित होती हैं। सूत से कपड़ा, गन्ने से चीनी, गुड़ आदि। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक में सहायक, बैंक सेवा, परिवहन, गोदाम सभी इसमें शामिल हैं। सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उत्पादित व बेची गई वस्तु की नहीं बल्कि अंतिम रूप से तैयार वस्तु या सेवा का मूल्य लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कपड़े का मूल्य आधा चुकाया जाता है, सूत, कपास का नहीं जिनसे कपड़ा बना है। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तुओं व सेवाओं में शामिल। अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु, कपास, सूत का मूल्य शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्र में उत्पादन का योगफल, देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य, वर्ष भर का। बीते 100 वर्षों में कुल उत्पादन की दृष्टि से तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। इसके कारण पहला, बुनियादी सेवाओं, डाक, कचहरी, बैंक, बीमा, शैक्षिक संस्था आदि। दूसरा, परिवहन, भंडारण, व्यापार का विकास। तीसरा, शॉपिंग मॉल, निजी विद्यालय, निजी अस्पतालों आदि की मांग। चौथा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का विस्तार। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही। अल्प खुली प्रशिक्षण, बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में अधिक श्रमिक क्षमता से कम उत्पादित करते हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगना। यदि एक्स्ट्रा लोग हट भी जाएं तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। नगरों में भी वह बेरोजगारी मिलती है। प्लम्बर, पेंट, ठेला खींचने वाले, मरम्मत आदि करने वाले पूरा दिन बिता देने के बाद भी बहुत कम कमा पाते हैं। योजना आयोग के अध्ययन अनुसार मात्र शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों को सृजित किया जा सकता है।
पर्यटन क्षेत्र में सुधार करके 35 लाख से अधिक रोजगार दिया जा सकते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जरूरतमंदों काम में सक्षम लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार देती है। रोजगार न दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता देगी। शुरू में यह 625 जिले में शुरू हुई थी। संगठित क्षेत्र ऐसे उद्यम कार्यस्थान जिनमें रोजगार की अवधि नियमित सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी नियमों का पालन करते हैं। समवेतन छुट्टी, सेवानुपादन, रिटायर होने पर पेंशन का प्रावधान। असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर। संगठित का एकदम उल्टा, श्रमिकों को कभी भी काम से हटाना जा सकता है। नियमों का पालन नहीं, अवकाश लेने पर वेतन कटौती। ग्रामीण भूमिहीन कृषक, छोटे सीमांत किसान, फसल बटाईदार, कारीगर, बुनकर, लोहार, बढ़ई आदि। शहरी सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले लघु उद्योग के श्रमिक, आकस्मिक श्रमिक आदि। सार्वजनिक क्षेत्र पर संपत्ति स्वामी सरकार होती है। रेलवे, डाकघर जैसे जनता को जरूरत अनुसार सेवा उपलब्ध कराते हैं। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। निजी क्षेत्र उद्देश्य लाभ कमाना। परिसंपत्तियों पर एकल व्यक्ति कंपनी का अधिकार। टाटा एयरवेज, रिलायंस। तीसरा, मुद्रा और साख। वस्तुओं को एक पक्ष खरीदे व दूसरे बेचे। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। जहाँ मुद्रा का प्रयोग हो वहाँ इसका महत्व समाप्त होता है। ऐसी वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो। पशु, अनाज, सोना, चांदी, तांबा आदि। सिक्कों के चलन से पहले मुद्रा के रूप में करेंसी में। मुद्रा का आधुनिक रूप कागज के नोट, सिक्के। विनिमय का माध्यम सरकारों द्वारा प्राधिकृत करने के कारण आरबीआई भारत में नोट जारी करता है और कोई नहीं कर सकता। लोग अपनी मुद्रा को बैंक में निक्षेप के रूप में रखते हैं, जिस पर बैंक सूद भी देते हैं। मांग जमा भुगतान मात्र चेक द्वारा। बैंक जमा का केवल 15% ही अपने पास रखते हैं। एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक तो ऋण लेते हैं। आय का प्रमुख स्रोत कर्जदारों से लिया गया ब्याज व जमाकर्ता को दिया गया ब्याज के बीच अंतर। साख की स्थिति ऋण महत्वपूर्ण व सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण इतना बढ़ा जाता है कि कर्जदार को निकलना मुश्किल हो जाता है। समर्थक ऋण धारक एक प्रकार की संपत्ति जिसका मालिका कर्जदार होता है, जो कि किसी वस्तु, जमीन, पशु, इमारत को कर्ज लेने के लिए गिरवी रखता है व कर्ज चुकाकर वापस प्राप्त करता है। कर्ज न दे पाने पर इस पर
से कर्जदार का मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। ऋण की शर्तें, ब्याज दर, समर्थक, ऋण आधार, आवश्यक कागज, भुगतान करने के तरीके। सहकारी समितियां बैंक के अलावा ग्रामीण लोगों को ऋण देने की दूसरी राह कई प्रकार की किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों आदि को ऋण देने का काम करती हैं। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार, मछली पकड़ने, घर बनाने जैसे खर्चों के लिए ऋण देती है। ऋणों के वर्ग: औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक बैंकों व सहकारी समिति शामिल है। देख रेख में आरबीआई करता है। बैंकों को सारी जानकारी व बैंकों की दरों की ब्याज आरबीआई को देनी होती है। अनौपचारिक: साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि शामिल हैं। आरबीआई कार्ड प्रणाली पर नजर रखता है, नहीं रखता न कोई और संस्था। ब्याज की दरें निश्चित नहीं, ग्रामीण लोग निर्भर हैं। ऋण की ऊंची लागत: अर्थ कर्जदार की आय का ज़्यादा हिस्सा ऋण की अदायगी में जाता है। सस्ता व सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक। स्वयं सहायता समूह: क्योंकि ग्रामीण परिवार अनौपचारिक स्रोतों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, जिससे ये स्रोत उनका शोषण करते हैं व उनको आर्थिक रूप से उभरने नहीं देते। निर्भरता के कारण सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उपस्थित नहीं। पुराना कर्ज चुकाए बिना नया लेना संभव नहीं। बैंकों से अनौपचारिक तत्वों के शोषण से बचने के लिए आसपास के पड़ोस के 50 से 20 सदस्य मिलकर स्वयं सहायता जैसे समूहों का गठन करते हैं। इनमें लोग नियमित रूप से मिलते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से 100 रुपये से अधिक हो सकती है। बचत व ऋण से जुड़े निर्णय सदस्यों के होते हैं। ऋण लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। यदि एक सदस्य ऋण वापस नहीं करता तो समूह के सदस्य लौटाते हैं। ये समूह कर्जदारों को उभरने के सहायक हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती हैं। नियमित बैठकों से लोगों को आम मंच मिल जाता है, जिस पर सभी सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है। चैप्टर 4: वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है व जहाँ सस्ता श्रम व संसाधन मिलते हैं वहाँ कार्यकाल व कारखाने स्थापित करती है। विश्व स्तर पर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करती है। अपनी इकाई बाजार के निकट स्थापित करती है। सरकारी नीतियों पर नज़र रखती है। विदेशी निवेश: इन कंपनियों द्वारा किया गया निवेश भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा संयुक्त उत्पादन। ये कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ उत्पादन करती हैं। लाभ: बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाती हैं। विदेश व्यापार: अपने देश के बाजारों से बाहरी बाजारों तक पहुंचने के लिए
उत्पादकों के लिए एक अवसर का रूप, जिससे उत्पादक अपने उत्पादन अपने बाजार के अतिरिक्त विश्व के बाजारों में वहाँ के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते व उनको आयात कर सकते हैं, ताकि घरेलू उत्पादन का विस्तार हो। व्यापार खुलने से वस्तुओं का आवागमन एक बाजार से दूसरे बाजार में होता है। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने, एकीकरण से सहायक वैश्वीकरण, अपने देश की अर्थव्यवस्था का मेल अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से करना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका में हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश व प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। संभव बनाने वाले कारक परिवहन प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, व्यापार अवरोधक, विदेश से आयात हो रही वस्तुओं पर लगा कर, विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती को नियमित करने के लिए देश में स्वतंत्रता के बाद भारत में विदेशी व्यापार निवेश पर प्रतिबंध था। 1950 से 60 के दशक में मशीनरी, पेट्रोलियम, उर्वरक जैसी जरूरी चीज़ों के आयात की अनुमति दी। भारत सरकार ने 1991 से नीतियों में प्रतिस्पर्धा को देखने हुए परिवर्तन हुए व बाजार खुला। भारतीय विदेश के लिए उदारीकरण, सरकार का अवरोधों व प्रतिबंधों को से हटाना, व्यवसायी मुक्त रूप से निर्णय ले पाते हैं, सरकार इनके लिए उदार हो जाती है व कम नियंत्रण रखती है। विश्व व्यापार संगठन ऐसे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से जुड़े नियम बनाता है, सभी देशों को मुक्त व्यापार करने की छूट देता है, अवरोधों को हानिकारक मानता है। वैश्वीकरण का लाभ धनी वर्ग के उपभोक्ता को हुआ, उत्पादकों व श्रमिकों पर समान प्रभाव नहीं पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश के में वृद्धि की, रोजगार समृद्धि समेत हुए। स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई। कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी बनकर उभरी। सेवा प्रदाता कंपनी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कंपनियों से रोजगार सृजित। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। औद्योगिकी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, विश्व स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता करना, बिजली, पानी, सड़क आदि। कंपनियों को शुरू के 5 वर्षों तक टैक्स फ्री करना, श्रम कानूनों में लचीलापन, उत्पादन इकाइयों को स्थापना, छोटे उत्पादक, बैटरी, खिलौने, टायर, डेयरी, प्लास्टिक आदि व श्रमिकों के लिए वैश्वीकरण चुनौती के रूप में रहा। श्रमिक बेरोजगार हुए व इकाई बंद हुई। एक न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी को समान अवसर व लाभ में बेहतर हिस्सेदारी देगा।
उपभोक्ता अधिकार। बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी ज़रूरत का सामान और सेवा खरीदने पर होती है। उपभोक्ता का शोषण बाजार में कई तरह से होता है, जैसे अनुचित व्यापार, कम वजन तोलना, अन्य शुल्क जोड़ना, मिलावटी दोषपूर्ण वस्तु बेचना। बाजार शक्तिशाली नहीं होते। जब उत्पादक शक्तिशाली व उपभोक्ता कम खरीदारी करें। उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक व अनुचित व्यवसाय से उपभोक्ता की रक्षा करने के लिए हुआ। 1960 के दशक में उदय। 1970 में उपभोक्ता संस्थाएं काम करने लगी। उपभोक्ता दल बनाए गए। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित। उत्पादकों के लिए जरूरी है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। जानकारी। वस्तु खरीदते समय देखते हैं कि उत्पादित तिथि, खराब होने की अंतिम तिथि, अवयव मूल्य, बैच संख्या, वस्तु बचाने वाले का पता आदि सब लिखा होता है पैकेट पर। सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी पाना सूचना का अधिकार है, ताकि खराब होने पर शिकायत की जा सके। साथ ही वस्तु को बदलने या मुआवजे की मांग की जा सके। मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचना अपराध है। MRP खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु लेने के लिए ग्राहक मोल भाव कर सकता है। 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ, जिसके अंतर्गत नागरिक सरकारी विभागों के कार्यों आदि की सूचना मांगने का अधिकार रखते हैं। कोई भी उपभोक्ता वह चाहे किसी आयु या लिंग का हो, उसको अपनी सेवाओं व वस्तुओं को चुनने का अधिकार होता है। अनुचित सौदेबाजी और शोषण होने पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। COPRA उपभोक्ता आंदोलन के बाद भारत में उपभोक्ता अदालत व उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन, जो कि उपभोक्ता का मार्गदर्शन करने का काम करती है। उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार इन्हें वित्तीय सहयोग देती है। कोपरा में उपभोक्ता मामलों का निपटारा त्रिस्तरीय है: जिला, राज्य, राष्ट्रीय। जिला 20 लाख तक के दावों के मामलों का निपटारा, राज्य 20 लाख से 1 करोड़ और राष्ट्रीय 1 करोड़ से ऊपर की सभी दावेदारी के मामले शामिल हैं। जिला स्तर पर खारिज मुकदमा अन्य 2 स्तरों पर भी अपील कर सकते हैं। कोपरा ने राज्य व केंद्र के मामलों के निपटारों के लिए अलग-अलग विभाग स्थापित किए हैं। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारों के लिए भारत में विशिष्ट न्यायालय हैं।